So let's start heredity. It's so important chapter for your study. क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल आपकी बॉडी एंड लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है. आप किस किस कैरेक्टर, आप गोरे हो, काले हो, तो सब चीज़ डिपेंड करती है हेरिडिटी पर. हम वन बाई वन टॉपिक्स को इजी रीड करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. जब हम रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस समय वेरिएशंस कैसे आते हैं. इनका कहने का जो मतलब है उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. वो क्या है देखिए. जैसे आपके ये फादर हैं, है ना, जैसे आपकी ये मदर है, दोनों ने क्या किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया. दोनों के स्पर्म एंड एग को हमने फर्टिलाइज कराया तो क्या बना हमारे पास? आप बने. आप एक प्रोजेनी के फॉर्म में बने. अच्छा, आप एक प्रोजेनी के फॉर्म में बन गए, ठीक है. तो आपके जो फादर होंगे वो मान लो टॉल थे. आपकी जो मदर थी वो थोड़ी ड्वार्फ थी, मतलब थोड़ी उनकी हाइट कम थी, मतलब शॉर्ट थी, ठीक है. सिंपल सी बात. तो आप भी कुछ कैरेक्टर्स को लोगे तो वो कैरेक्टर जो होगा टॉल और शॉर्ट में से कोई बीच का नहीं होगा. या तो वो टॉल होगा या फिर वो शॉर्ट होगा. वो डिपेंड करेगा कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है. टॉल परसेंटेज ज़्यादा रखता है या शॉर्ट परसेंटेज ज़्यादा रखता है, उसके बेस पर आपका कैरेक्टर डिपेंड करेगा. वो आगे आप इजीली पढ़ोगे. तो इससे थोड़े वेरिएशंस आते हैं. वेरिएशन ये नहीं है, जैसे वेरिएशंस का मतलब होता है कि जैसे आपके फादर स्टडी में थोड़े अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, आपकी मदर भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आप जो होगे ना वो उनसे और ज़्यादा होगे, और ज़्यादा अच्छे होगे, मतलब थोड़े और ज़्यादा क्लियर वाले स्टडी, मतलब बिल्कुल विजडम स्टूडेंट होगे. क्यों होगे? क्योंकि आपके अंदर थोड़ा वेरिएशन आया है. आपका जो डीएनए बनेगा नए तरीके का, उसमें फादर का भी है, मदर का भी है, मतलब दोनों का कैरेक्टर जब मिलेगा एक नए कैरेक्टर को बनाएंगे. तो इसे कहते हैं वेरिएशन. तो इससे वेरिएशन बनते हैं. अच्छा, ये वेरिएशन किस रिप्रोडक्शन से बन सकते हैं? ये वेरिएशन ओनली बन सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. किससे बन सकते हैं ये वेरिएशन? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन सकते हैं. अच्छा, हम अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अच्छा, आप देख रहे होगे आपको पास में एक डायग्राम दिया हुआ है. क्या मतलब है इसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है बेसिकली. इसमें आप देख रहे हो, आप ये एक बैक्टीरिया मान लो, ठीक है. बैक्टीरिया है हमारे पास ये. तो ये बैक्टीरिया आगे क्या कर रहा है? दो बैक्टीरिया बना रहा है. दो बैक्टीरिया बेसिकली बना रहा है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, जब ये दो बैक्टीरिया बना रहा है तो दो से और बन रहे हैं आगे दो बैक्टीरिया, इससे भी दो आगे बैक्टीरिया बन रहे हैं, है ना. इससे भी एक मिनट क्या हुआ ये, ठीक है. इससे भी आगे दो बैक्टीरिया बन रहे हैं, ये बन गए दो बैक्टीरिया. तो अब आप देख रहे हो कि ये वाला जो बैक्टीरिया था इसमें केवल एक डीएनए की कॉपी थी. क्या कोई और बाहर का डीएनए है जो इसके साथ में है? नहीं है ना. तो अब इसकी जो प्रोजनी बनेंगी, उसमें सेम टाइप का डीएनए होगा. मतलब डीएनए की सेम कॉपी होगी. इसका मतलब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी केवल वन पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए जो उनकी प्रोजनी बनेंगी उनमें केवल वन टाइप का डीएनए जाएगा. अच्छा, जब वन टाइप का डीएनए जाएगा तो क्या कोई वेरिएशन आएगा? बहुत ही माइनर वेरिएशन होते हैं. क्या होते हैं? बहुत ही इनमें माइनर टाइप के वेरिएशन होते हैं. सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देयर वुड बी वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल एक्यूरेसी इन डीएनए. डीएनए में बहुत ही स्मॉल एक्यूरेसी के कारण थोड़े से वेरिएशन आते हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते हैं. लेकिन अच्छा बताओ, ज़्यादा वेरिएशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी will be generated as we'll see when we discuss the rule of inheritance. मतलब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और इनहेरिटेंस के रूल्स को पढ़ेंगे तो हमें उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा चाहिए और जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आएंगे. तो इन वेरिएशन से क्या होता है? इन वेरिएशन से ये होता है कि जैसे आपके फादर एक फर्स्ट जनरेशन मान लो, आपके दादाजी एक फर्स्ट जनरेशन है, ये दादाजी हैं, ठीक है, ग्रैंड फादर. उसके बाद आपके फादर हुए, उसके बाद आप हुए सन, ठीक है. सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, नॉट एट ऑल, ठीक है, डॉटर भी हो सकती है. सो आप हुए, ठीक है, समझना. तो आपके दादाजी ग्रैंड फादर की
जनरेशन F1 होगी, फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन को F से शो करते हैं। फादर की होगी F2 जनरेशन एंड आपकी होगी F3 जनरेशन। तो ये वाली जो जनरेशन होगी वो इतनी डेवलप नहीं होगी, लेकिन इसके बाद जो जनरेशन आएगी वो थोड़ी ज़्यादा डेवलप होगी, उसके बाद और जनरेशन आएगी तो और डेवलप होगी। क्यों हो रही है ऐसा? इसलिए होता है कि जब अलग अलग तरीके के डीएनए मिलेंगे, क्योंकि इनकी आपके दादाजी का जो डीएनए होगा, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, ओके, आपके दादाजी का जो डीएनए होगा, आपके दादाजी का जो डीएनए होगा और आपकी जो इनका डीएनए मान लो ये है, और आपकी ग्रैंड मदर का भी कुछ डीएनए होगा। जब दोनों डीएनए मिलेंगे तो आपके फादर ने जन्म लिया, है ना, आपके फादर आए, तो आपके फादर में एक न्यूली क्रिएटेड डीएनए आएगा। वो डीएनए क्या होगा? ये वाला डीएनए कॉपी होगी ना, सिंगल सिंगल डीएनए कॉपी होगी। देख रहे हो आप, कुछ वेरिएशन आए। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर। अब आप जन्म रहे हो, आपकी मदर का भी कोई डीएनए होगा, मान लो ये कोई आपकी मदर का डीएनए है ना, आपकी मदर का कोई डीएनए, मान लो ये कुछ उनका ब्लैक डीएनए है, ये कुछ उनका ब्लू डीएनए है। तो ये डीएनए रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा ये वाला सेम है, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ होगा, अब आपकी प्रोजनी बनेगी, तो आपका एक ब्लू होगा एंड वन ब्लैक भी हो सकता है ना, एक ब्लू होगा एक ब्लैक। अब एक और क्या हो सकता है, रेड हो सकता है और आपका ब्लैक हो सकता है, तो वो आपके भाई बहनों में जा सकता है। तो इस तरीके से वेरिएशंस आते हैं, इस तरीके से क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, समझ गए। तो फर्स्ट जनरेशन से जब हम सेकंड जनरेशन की ओर जाते हैं इनहेरिटेंस में, तो क्या होता है, तो ये होता है कि सेकंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन। जब वो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाएगी तो एक न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस आएगा जिससे वेरिएशन बनेंगे। और जो प्रीवियस जनरेशन होती हैं वो हमें क्या देती हैं, बेसिक बॉडी डिजाइन और सब्सटल चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस, ठीक है, ठीक है, सब्सटल चेंजेस, ओके। चलिए, सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, जो हमारा पैरा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो हमारा पैरा है वो क्या है। अब आता है आपके आगे एक क्वेश्चन, सिंपल सा एक इजी क्वेश्चन है, वो क्या है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या, सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वो क्वेश्चन में ये आपको रेड मार्किंग का दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि जो सारी स्पीसीज होती हैं, क्या सभी स्पीसीज अलग अलग एनवायरनमेंट में बन रही हैं, उन्हें सरवाइव करने के लिए क्या इक्वल चांसेस मिलते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि कोई एक स्पीसी है हमारी, ये मान लो कोई एक स्पीसी है, ये सेकंड स्पीसी है, तो अब ये स्पीसी है, इसको कोई एक अलग एनवायरनमेंट मिला, इसको कोई एक अलग एनवायरनमेंट मिला, है ना, तो उस अलग अलग एनवायरनमेंट के कारण उनको इक्वल चांसेस कहाँ से मिले। अब मान लो वो उस एनवायरनमेंट में एडेप्ट होता है, मान लो ये एडेप्ट हो गया ये वाला और ये एडेप्ट नहीं हो पाया, तो ये तो डेथ हो गई, ये सरवाइव कर गया और ये इसकी डेथ हो गई। तो ये डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट पर, उसको किस टाइप का एनवायरनमेंट मिला है, किस टाइप के एडवांटेजेस मिले हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन एंड डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। तो ये डिपेंड किस पर करता है, जो नेचर उसको वेरिएशंस देगी, एनवायरनमेंट में उसके वेरिएशन करेगी, जिसको वो एडेप्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस मिलेंगे जिससे वो नेचर के जिसके द्वारा वो नेचर की से सिलेक्ट, जिससे वो क्या होगा, नेचर के द्वारा सिलेक्ट होगा। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, हमारा क्या टॉपिक है, ठीक है, जो अच्छा यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है मैं आपको बता देता हूँ, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट बेटर इन हीट। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे एक ह्यूमन है, उस ह्यूमन को 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रख दो, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नो, नॉट एट ऑल, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो आउटर एनवायरनमेंट है वो इसमें एडप्ट ही नहीं है ना, एडप्ट नहीं है, जल्दी मर जाएगा, जल जाएगा वो तो। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो उस एनवायरनमेंट में अलाइव रहता है, सरवाइव रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के लिए एडप्ट है, उस पर एडेप्टेशन है उस एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, क्लियर। सो
अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं इसमें। सो वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरमेंट फैक्टर फॉर्म द बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस। मतलब जो वो ये कहना चाह रहा है, सिंपल सी चीज मैं आपको मार्क कर देता हूँ कहाँ तक है ये, एक मिनट, हाँ। बाय वेरिएशन एनवायरमेंट फैक्टर फॉर्म द वेरिएशन बेसिस ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस। मतलब हमारी जो इवोल्यूशन होता है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारे एंसेस्टर होंगे, हम होंगे, तो इन सभी का जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, ये जो पूरी इवोल्यूशन प्रोसेस बनी हुई है, उसका बेस क्या है, उसका बेस है एनवायरमेंट फैक्टर का वेरिएशन। मतलब कभी सर्दी, उससे फिर गर्मी, इस तरीके का जो एनवायरमेंट फैक्टर वेरिएशन होते हैं, एनवायरमेंट वेरिएशन होती हैं, तो इससे हमारी इवोल्यूशनरी प्रोसेस बनती है, उसका बेसिस बनता है। ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाइए, अभी हम क्वेश्चंस को लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये जितने भी दिए हुए हैं। अब हम पॉइंट पर चलते हैं, व्हाट इज एन हेरिडिटी, व्हाट इज एन हेरिडिटी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज एन हेरिडिटी। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट एंड कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्या देखा कि आपके पेरेंट से आपके अंदर वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आ रहे हैं, वो ही हमारे ट्रेट हैं, और इन ट्रेट का वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक जाना हेरिडिटी होता है। क्या होता है, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, सिंपल सा पॉइंट कि वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में सम कैरेक्टर ट्रेट्स का जाना क्या होता है, हेरिडिटी। अब आप देखोगे ट्रेट तो पढ़ लिया हमने, बट ये ट्रेट होता क्या है यही नहीं पता हमको, तो हम उसको भी अच्छे से क्लियरली देखेंगे। व्हाट इज एन ट्रेट। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपके फादर के कुछ कैरेक्टर आपसे मिलते जुलते होते हैं। आप कहते हो मैं अपने पापा जैसा हूँ, अपनी मम्मी जैसा हूँ, है ना, कहते होगे आप, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो ऐसा ही होता है। सो क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है कि आपके फादर के जो कैरेक्टर्स थे वो आपके अंदर आ गए हैं, आपकी मदर के कुछ कैरेक्टर्स थे वो आपके अंदर आ गए हैं। बट ये कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर नहीं आते हैं, दो तरीके के ट्रेट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है, एक मिनट, पहला होता है इनहेरिटेड ट्रेट, सेकंड होता है एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट, क्या क्या होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट, वो भी देखेंगे। देखो, इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक किन्हीं भी कैरेक्टर्स का जाना, वो क्या होता है, इनहेरिटेंस। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या है, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे ट्रेट, ट्रेट और कैरेक्टर सेम चीज होती है, तो ऐसे कैरेक्टर या ऐसे ट्रेट जो जो वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक जाएं वो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। कौन से होते हैं वो, इनहेरिटेड ट्रेट, ट्रेट दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हाइट, जैसे कि आपकी हाइट, जैसे आपके फादर लंबे हैं, मदर शॉर्ट हैं, तो आपकी लंबाई भी बढ़ेगी, तो वो इनहेरिटेड ट्रेट में आ जाएगा। जैसे स्किन का कलर काला एंड गोरा, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड फेयर, एंड कर्ली हेयर, किसी के कर्ली हेयर आपने देखा होगा, एंड किसी के बिल्कुल स्लाइमी हेयर होते हैं, है ना, तो इनके बेसिक पर और क्या हो सकते हैं, देखिए, है ना, प्रेजेंट इन जीन्स। अच्छा, जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट आपने जीन तो पढ़े होंगे, डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स, है ना, वो ही तो बेसिस है, पूरा यूनिट है हेरिडिटी का, इनहेरिटेंस का, जीन जो डीएनए के ऊपर है। जीन में ही तो इंफॉर्मेशन होती है, इन सब की इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर्स की, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो प्रेजेंट इन जीन्स, ये जीन में होते हैं ट्रेट, कैरेक्टर, है ना। दीज आर जेनेटिक वेरिएशन कॉज इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अच्छा, रिप्रोडक्टिव टिश्यू क्यों कहा, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है तभी ये वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाते हैं। जब आप ग्रो हो रहे होते हो तब ये वेरिएशन नहीं बनते हैं, तब आपके पेरेंट्स से आपके अंदर वो कैरेक्टर नहीं आते हैं। ये कैरेक्टर कब आते हैं, तभी आते हैं जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब आपके फादर का स्पर्म, मदर का एग, दोनों मिलकर के आपका एक
गैमीट जायगोट बना लेते हैं, जिससे आप बनते हो, जिसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? ओनली ऑन रिप्रोडक्टिव टिश्यू के समय। ठीक है, अब आ जाओ। सो एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? देखो, जैसे आपका जन्म हो गया, आपका जन्म हो गया, आपकी बर्थ हो गई, तो अब आप बन चुके हो। अब आप जब जब डेवलप होगे, ग्रो करोगे, तो आपके अंदर कुछ नए फीचर्स आएंगे। क्या फीचर? जैसे आप स्टडी में अच्छे होगे, आप स्टडी को गेन करोगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, आप म्यूजिकल बन जाओगे, आप सिंगर बन जाओगे, है ना? और क्या नॉलेज गेन करोगे, तो वो सब आपने बाहर से लिया हुआ है। तो ये आपके एक्वायर्ड ट्रेट हुए। क्या हुए? आपके एक्वायर्ड ट्रेट, बाहर से आपने कैप्ट किए हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी है जो आपने गेन किए हैं इन्हें। तो ये ट्रेट आपके जेनेटिकल नहीं है, ये ट्रेट आपके इनहेरिट नहीं हुए हैं, ये आपने बाहर से लिए हुए हैं। सो कॉल्ड वी एक्वायर्ड ट्रेट दैट आर, एक मिनट, हाँ, ट्रेट दैट आर डेवलप थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, जो लाइफ टाइम इंडिविजुअल में बनते हैं, लाइफ की साइकिल के फॉर्म में, वो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे कि लर्निंग म्यूजिकल, डेवलपिंग म्यूजिकल, है ना? हाँ, गेनिंग नॉलेज, ये सब। अच्छा, ये इसमें एक और पॉइंट है, ये एक सोमेटिक वेरिएशन होते हैं। जनरली सोमेटिक वर्ड तब आता है जब हमारी ग्रोथ होती है ना, तो वो जिन सेल्स से हमारी ग्रोथ हो रही है उन्हें कहते हैं सोमेटिक सेल। इसलिए इन्हें वर्ड देते हैं सोमेटिक वेरिएशन। जब हम ग्रो करते हैं तभी ये फीचर हमने आते हैं, तो इसलिए ये सोमेटिक वेरिएशन से होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। और ये नॉन रिप्रोडक्टिव है, मतलब रिप्रोडक्टिव नहीं है, सोमेटिक है। ठीक है, ठीक। सो हेरिडिटी हमें समझ में आई। हेरिडिटी क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें ट्रेट वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाते हैं, इसे कहते हैं हम हेरिडिटी। इसके बाद हमने इनहेरिटेड ट्रेट को भी पढ़ लिया है, एक्वायर्ड ट्रेट ऑल्सो पढ़ लिया है हमने, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम जो आ रहे हैं वो पॉइंट है रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडल कंट्रीब्यूशन। अब हमें देखना है मेंडल कंट्रीब्यूशन। अरे मेंडल कौन थे, आपको पता नहीं है? मेंडल पूरी इनहेरिटेंस के फादर हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस को डिस्कवर करने का जो अवार्ड दिया गया था वो हमारे मेंडल थे, मेंडल। बट इन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया क्योंकि तब तक उनकी डेथ हो गई थी। मेंडल इज द फादर ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मेंडल इज द फादर ऑफ इनहेरिटेंस। सो मेंडल के कंट्रीब्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। वो क्या क्या थी? वो ये थी, मेंडल कहते थे कि जब कोई प्रोजनी बनती है, जब पेरेंट दोनों, मदर एंड फादर, अपनी प्रोजनी को बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेरेंट जो पैटर्नल और मैटरनल हैं, आपके मदर एंड फादर हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। मतलब वो भी अपना एक स्पर्म देगा, वो भी अपनी एक एग देगी। इसका मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अमाउंट ऑफ जेनेटिकल मटेरियल में। मान लो एक, जस्ट इमेजिन करते हैं, मान लो इन्होंने दिया 250 ग्राम डीएनए, है ना? जस्ट इमेजिन ओनली 250 ग्राम जेनेटिकल मटेरियल, और ये भी 250 ग्राम जेनेटिकल मटेरियल देते हैं, है ना? तो दोनों का इक्वल इक्वल अमाउंट होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस होती है। तो पैटर्नल और मैटरनल का दोनों का जब तक इक्वल नहीं आएगा, दोनों ईच मिलकर के प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट जेनेटिकल मटेरियल नहीं देंगे, तब तक प्रोजेनी बन नहीं सकती है। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा मेंडल कंट्रीब्यूशन। ये हो गया मेंडल का कंट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे कुछ मेंडल की लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, वो क्या थी, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया था। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये है हमारे मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल। 1822 से 1884 इनका लाइफ रहा है। सो मेंडल वॉज एजुकेटेड इन मोनेस्ट्री, वेंट ऑन टू स्टडी साइंस। मतलब जनरली अगर मैं इनकी पूरी एक लाइफ को एक शॉर्ट में बताऊं, तो मेंडल जो थे वो साइंस के स्टूडेंट थे। वो साइंटिस्ट बनने के लिए उन्होंने एक एग्जामिनेशन दिया था, जिस एग्जामिनेशन में वो फेल हो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ विना, है ना, जब वो फेलर हो गए एग्जामिनेशन में, तो गो बैक मोनेस्ट्री, अपने मठ लौट गए, मोनेस्ट्री लौट गए।
जहाँ पर ये चर्च में थे, फादर चर्च में फादर बन गए। एंड देन साइड में क्या करते थे, ये मटर की क्रॉपिंग करते थे। मटर की क्रॉपिंग करते करते उन्होंने कई सारी वेराइटीज को उसमें डिस्कवर किया कि कई तरीके की वेराइटीज है, जिससे उन्होंने इनहेरिटेंस का पता लगाया। और फिर उस इनहेरिटेंस मटर से इतना इनहेरिटेंस की पूरा एक्सपेंड कर दिया, इनहेरिटेंस को पूरा डिस्कवर कर दिया। इसलिए हम ग्रेगोर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ नहीं, फादर ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। पहले क्या था, जो ग्रेगोर जॉन मेंडल थे उन्होंने अपने मटर के पौधों में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था। वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर था सीड का शेप। अब वो सीड का शेप आपने देखा होगा, मटर कोई राउंड होता है तो कोई थोड़ा सिकुड़ा हुआ रिंकल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, रिंकल टाइप का होता है ना। कोई वैसा होता है तो कोई रिंकल टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो राउंड है और ये रिंकल है। ठीक है। इसी तरह क्या हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो लिया था वो लिया था सीड कलर येलो और ग्रीन, फ्लावर का कलर वायलेट एंड वाइट, शेप पोड का शेप। वो पोड का शेप क्या था, पोड आपने देखी होगी फली, उसकी मटर की फली, तो वो ग्रीन होती है। अच्छा ये शेप नहीं है, शेप ये है, फुल होती है एक, और एक थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, फ्लैटेंड कॉन्स्ट्रिक्ट, है ना। आप देख रहे हो कॉन्स्ट्रिक्ट है। एंड नेक्स्ट लिया था उन्होंने पोड का कलर, पोड का कलर। तो पोड के कलर में जो था वो था उनका ग्रीन कलर की पोड एंड येलो कलर की। और फ्लावर की पोजीशन क्या वो एक्सियल है, एक्सियल का मतलब होता है कि वो लेटल में काफी सारे पौधे उगाएगा और वो लंबा होगा, ग्रो करेगा। लेकिन टर्मिनल का मतलब होता है कि अब उसके जो उसका सबसे अपर पार्ट है, टॉप है, उस पर एक फ्लावर आ चुका है, उस पर एक क्या आ चुका है, फ्लावर आ चुका है। अब वो ग्रो नहीं करेगा, ओनली टर्मिनल फ्लावर उगेंगे। लेकिन एक्सेल में वो ग्रो करता जाता है, उसके टॉप पर फ्लावर नहीं आता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक और उन्होंने कैरेक्टर लिया था। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है कुछ अपोजिट कैरेक्टर, दोनों अपोजिट कैरेक्टर। इसमें ली थी उन्होंने स्टेम हाइट, एक वो दिख रही है आपको टॉल, एक दिख रही है आपको ड्वार्फ, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर्स को लिया था। अच्छा आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा, क्या इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। व्हाट इज द मीन ऑफ डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, हम इसको फुल्ली क्लियर करेंगे। ठीक है। चलो सो हम उस तक पहुंचते हैं। डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट जनरली होता क्या है वो देखिए। सो आप यू विल सी हियर डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। मान लो आपके पास क्या है, आपके पास एक प्लांट है जो टॉल है और एक प्लांट है जो ड्वार्फ है। अब मैंने टॉल का ट्रेट याद रखना हमेशा पेयर में होता है, क्योंकि वो पेयर में एक उसके फादर से मिलता है, एक उसकी मदर से मिलता है। तो एक टॉल फ्लावर है, टॉल प्लांट है, तो उसका जो ट्रेट है वो ये है, कैपिटल टी, मतलब टॉल टॉल, एक टॉल, उसके फादर भी टॉल, मदर भी टॉल। अच्छा उसकी जो अब रिसेसिव ट्रेट पे आ जाओ। रिसेसिव का मतलब होता है कि मान लो वो ड्वार्फ है, क्या है वो ड्वार्फ, मतलब वो ड्वार्फ कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव है, मतलब वो अपने आप को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा। कैसे वो देखते हैं, जैसे ड्वार्फ है, उसके फादर भी ड्वार्फ, मदर भी ड्वार्फ, तो वो खुद भी ड्वार्फ, मतलब स्मॉल टी मान लिया हमने। अब देखना यहाँ पे कैपिटल टी आ रहा है तो ये अपने आप को शो कर रहा है और टॉल प्लांट बन रहा है। और स्मॉल टी आ रहा है तो स्मॉल टी टाइप का प्लांट बन रहा है, मतलब ड्वार्फ बन रहा है। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए तब किस टाइप का प्लांट बनेगा, यहाँ पर ही तो एक पॉइंट आ जाता है। वो क्या पॉइंट है कि यहाँ बनेगा टॉल प्लांट। अच्छा आप कहोगे क्यों टॉल प्लांट बनेगा, बीच का बनना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो कैपिटल टी है ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है कि जब जब इस कैपिटल टी की रिप्रेजेंटेशन होगी, जहां भी ये कैपिटल टी दिखेगा तुम्हें, वहीं इसका प्रभाव होगा। जैसे आपके एक इलाके में कोई गुंडा हो, है ना, और कुछ शरीफ इंसान हो, तो जहां जहां वो गुंडे होंगे तो वहां शरीफ इंसान जरूर मिलेंगे और वो गुंडे से जरूर दबेंगे। वो दब के रह जाते हैं, गुंडा पहचान बना लेता है।
तो ये एक गुंडा है, ये हमेशा अपनी पहचान रखेगा, उनको ग्रो ही नहीं करने देगा रिसेसिव को, मतलब शरीफ इंसानों को। ठीक है, ठीक है। अब देखना, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो कौन अपना गुंडा है, कैपिटल टी अपना गुंडा है। इसका मतलब ये अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब कौन सा प्लांट बनेगा, टॉल प्लांट बनेगा, इजीली बात। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, it is the one that express itself in the presence or absence of recessive trait। वो क्या कह रहा है कि ये सेल्फ को एक्सप्रेस करेगा यदि रिसेसिव की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, मतलब कैपिटल टी हो या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो, ये सेल्फ को रिप्रेजेंट जरूर करेगा। लेकिन अब बात आती है रिसेसिव ट्रेट की। सो रिसेसिव ट्रेट इज इट, देखो, इट इज द one that express itself only in the absence of recessive trait। देखो, अगर इसमें कैपिटल टी की प्रेजेंस आ जाती है स्मॉल टी में, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ड्वार्फ कैरेक्टर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर स्मॉल टी जब जब रिसेसिव ट्रेट बनेगा, दोनों रिसेसिव, मदर भी रिसेसिव, फादर भी रिसेसिव, मदर भी ड्वार्फ, फादर भी ड्वार्फ, तब इस कंडीशन में रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करेगा। ओके, ठीक है। अब हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी ओर चलते हैं। अब जनरली क्या था, मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद उसका डायग्राम देखेंगे। सो वो एक्सपेरिमेंट ये था, मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। टॉल में उसके मदर एंड फादर दोनों टॉल थे, तो इसका मतलब टीटी होगा। और एक लिया था उन्होंने स्मॉल टीटी, मतलब रिसेसिव पेरेंट, है ना, मतलब वो रिसेसिव मदर थी। ये फादर मान लो, ये वाले फादर मान लो, और ये मदर मान लो, है ना, ठीक है। तो क्या लिया था उन्होंने, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। उनके बीच में उन्होंने क्या करा दिया, रिप्रोडक्शन करा दिया। वो रिप्रोडक्शन दो अलग अलग कैरेक्टर, दो अलग अलग डीएनए वाले प्लांट के बीच में हो रहा है। तो जनरली जो प्रोजनी बनती हैं वो कैसे बनती हैं, ये वाला प्लांट है उसके दो गैमीट बने। आपको पता है गैमीट बनते स्पम्स, स्पम्स इज एन गैमीट। तो यहाँ भी दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी, इसका भी बनेगा कैपिटल टी। ओहो हाँ ठीक है, कैपिटल टी, ठीक है। चलो अब इसका गैमीट देखिए, स्मॉल टी और एक बन गया स्मॉल टी। जनरली क्या हुआ आगे, देखिए आगे ये हुआ कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला करेगा इसके साथ, तो बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे भी बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फिर इसके साथ, ये फिर इसके साथ, है ना, ये फिर इसके साथ। इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी 4 प्रोजनी बन गई। अब बताइए चारों प्रोजनी कैसी होंगी, मैं आपको समझा चुका हूँ। चारों प्रोजनी बताओ जल्दी फटाफट कैसी होंगी। वो चारों प्रोजनी होंगी टॉल, या करेक्ट टॉल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, एक्सप्रेस नहीं होगा, कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा। अब उसके बाद क्या किया, ये तो हमारी थी F1 जनरेशन। क्या थी, F1 जनरेशन, क्या थी वो, F1 जनरेशन थी। देखो ठीक है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा ये, है ना। तो वो क्या थी, F1 जनरेशन थी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये कैपिटल टी है, ठीक है। चलो तो अब क्या हुआ, उन्होंने F1 जनरेशन के, अब आप डायग्राम को भी देखिए, आपको डायग्राम में इजीली समझ में आएगा। उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, दोनों का क्या कराया, फर्टिलाइजेशन कराया, तो सारे क्या बने, ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, हमारा ट्रेट, है ना। ये कौन सा ट्रेट है। अच्छा आपको एक चीज नहीं बताई, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, आगे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है वो भी देखिए। होमोजाइगस का मतलब जब सेम टाइप के ट्रेट हो, सेम टाइप के एलील्स हो, एलील भी आगे आएगा अभी। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले हम एलील एंड होमोजाइगस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम पढ़ लेते हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस के बारे में। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहला है इंपॉर्टेंट टर्म एलील। व्हाट इज एन एलील, एलील वर्ड आपको सुनने मिलेगा। हमने पढ़ा था ट्रेट, कैपिटल टी स्मॉल टी,
इसमें ये जो पर्टिकुलर कैपिटल टी है, टॉलनेस का जो जीन है, उसके एक फादर से आया होगा या फिर कोई मदर से आया होगा, क्योंकि ये फादर का होता है, ये मदर का होता है, एक एक आता है ना फादर एंड मदर से। तो ये कोई कैरेक्टर आया होगा कैपिटल टी कैपिटल टी, तो ये जो पर्टिकुलर है इसे कहते हैं एक एलील। एक एलील, ये डोमिनेंट एलील है, ये भी डोमिनेंट एलील है ना। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ये पूरा एक जीन है। तो इस जीन की जो डिफरेंट फॉर्म होती हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन, एक पेट में हम एक मतलब एक जो जीन होता है उसको देखो, सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो एक जीन क्या है, जीन पहले आप समझ लो। जीन क्या है, जीन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर, एक उसका रिसेसिव कैरेक्टर। तो टॉलनेस का जो हाइट का जो कैरेक्टर है, एक टॉल हो सकता है, एक ड्वार्फ हो सकता है। तो ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है। तो इस जीन की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इस जीन की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उन्हें कहते हैं एलील्स। जैसे ये कैपिटल टी एक एलील है, स्मॉल टी एक एलील है। ये जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस का एलील है, स्मॉल टी है ये ड्वार्फनेस का एलील है। मतलब टॉल जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस जीन का एलील है, स्मॉल टी है वो ड्वार्फनेस जीन का एलील है। इसलिए तो कहा है कि ये जीन की दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एलील क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम फिनोटाइप जीनोटाइप को छोड़ दो। फिनोटाइप जनरली आउटर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट, राउंड सीड। जीनोटाइप होते हैं कि कैपिटल टी हो, स्मॉल टी हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो। हम आगे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या है। जनरली होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस होता क्या है वो देखिए। देखो, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस में क्या है, इट रिफर टू कंडीशन व्हेन सेम टाइप ऑफ एलील इज प्रेजेंट। होमोजाइगस का मतलब क्या है, हमारे पास कैपिटल टी है, तो दोनों जो एलील हैं वो सेम टाइप के हैं, तो ये हमारा होमोजाइगस। जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो, मान लो दोनों जो जीन है, एक टॉलनेस का जीन, ड्वार्फनेस का जीन है, तो दो अलग अलग तरीके के जीन है ना, तो इसे कहते हैं हेटेरोजाइगस। क्या कहते हैं इसे? हेटेरोजाइगस। सिंपल पॉइंट, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं एक्सपेरिमेंट की ओर। देखो, एक्सपेरिमेंट में हमने जो F1 जनरेशन थी उसको क्लियर कर लिया था, क्लियर कर लिया था। अच्छा, इस F1 जनरेशन में ऑल टॉल बन रहे हैं, सारे टॉल हैं, सारे लंबे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या रेशियो आएगा, सारे लंबे हैं, कोई ड्वार्फ तो नहीं है, ठीक है, तो आएगा 4:0, 4:0, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, F2 जनरेशन। जो मेंडल थे बहुत ही विजडम थे, उन्होंने F2 जनरेशन भी ग्रो की, F2 जनरेशन ही ग्रो की। क्या ग्रो की उन्होंने? बट उन्होंने एक चीज की कि जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बने थे, जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी बने थे, उनको ही उन्होंने सेल्फ रिप्रोड्यूस करा दिया, सेल्फ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर दिया। तो अगर ये मान लो सेल्फ करा रहे हैं तो सेम टाइप के जीन मिलेंगे, दोनों में सेम टाइप का डीएनए है, क्योंकि बने तो वो एक ही पेरेंट्स से हैं। तो क्या गैमीट बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में, अब उन्होंने क्या किया, इनका क्रॉस कराया, क्योंकि ये गैमीट बन चुके हैं, इनके स्पर्म एंड एग बन चुके हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा, आप अब इनके फिनोटाइप्स बताइए, इनके कैरेक्टर बताइए। तो इनके कैरेक्टर में अगर अपन देखें तो ये वाला क्या होगा, टॉल, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, है ना, ये भी टॉल होगा। एंड बट एक कंडीशन, ये क्या होगा, ये होगा ड्वार्फ। इससे हमें क्या समझ में आ गया कि वो जो हमारे पेरेंट्स सबसे फर्स्ट जनरेशन, सबसे फर्स्ट से फर्स्ट जनरेशन, मतलब जो ग्रैंड फादर मदर थे, उनके जो कैरेक्टर हैं, ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर है, वो उनकी F2 जनरेशन में आ रहा है। F1 जनरेशन जो आपके मदर एंड फादर थे उनमें ये कैरेक्टर नहीं आया। जो सबसे बाद की जनरेशन, जो फादर की जनरेशन थी, उसमें नहीं आया। जो आपकी जनरेशन है, सन की जनरेशन है, उसमें ये कैरेक्टर आ जाएगा, ड्वार्फनेस का कैरेक्टर।
ठीक है, इस तरीके से मेंडल ने ये वर्क किया था। अब ठीक है, मेंडल, अब क्या हुआ कि देखो, अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसकी ओर। अब आपने दोनों एक्सपेरिमेंट समझ लिया, आप ग्राफ भी देख सकते हो इसमें क्या क्या कैरेक्टर। अच्छा, इसमें जो रेशियो है वो क्या आएगा, रेशियो जनरली आएगा, अब देखना आप, तीनों टॉल बन रहे हैं, ये वाले टॉल हैं और ये वन शॉर्ट है, तो आएगा रेशियो 3:1, 3:1, ठीक है, 3:1। ओके, अब हम चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की ओर। कुछ और पॉइंट्स में आपको ये पूरा पैराग्राफ इजीली समझ में आ गया। अब आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा जो जो समझाया है। पैराग्राफ से नहीं समझाया बट अनदर वे से आपको पूरा क्लियर करा दिया, ये वाला भी टॉपिक पूरा क्लियर है।